दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत। इसके अलावा हम लोगों ने हिंदी सीरीज़ को भी कंटिन्यू कर रखा है, जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी के जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके कवर कर रहे हैं। पहले उस टॉपिक को जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक से जो भी प्रश्न बन सकते हों, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हों, हम उनको वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं हिंदी सीरीज़ के अंतर्गत, ठीक है। और टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत जीके और जीएस के प्रश्नों की। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बट अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीएस फाइटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अन्यथा आप सर्च कीजिए जीएस फाइटर्स, आपको मिल जाएगा चैनल का लोगो। ओके, चलिए पहला प्रश्न है, शारदा नहर किस प्रदेश की एक प्रमुख नहर प्रणाली है? देखिए ये प्रश्न हमने लिया है प्रीवियस ईयर से, बट हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, यानी प्रश्न को उत्तर बना दिया और उत्तर को प्रश्न बना दिया है। चलिए अब आप बताइए, शारदा नहर किस प्रदेश की एक प्रमुख नहर प्रणाली है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली है शारदा नहर, ठीक है। अब जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखो, जिस प्रकार भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है इंदिरा गांधी नहर प्रणाली है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बहती है इस तरह से, ठीक है। ये है इंदिरा गांधी नहर प्रणाली। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की शारदा नहर प्रणाली जो है वो सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण होता है वर्ष 1920 से 1928 के मध्य, और यह शुरू होती है वनवासा से। वनवासा कहाँ पर है? देखो नीचे वाले मैप में आप देखिए, मैं आपको हल्का सा बिंदु लगाकर दिखाता हूँ। वनवासा है यहाँ पर, वनवासा ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर, यहीं पर है काली नदी, जिसको महाकाली या शारदा रिवर कहते हैं। यहीं से निकलती है शारदा नहर, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर स्थित है शारदा नहर, ठीक है। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि काली नदी किस देश के मध्य, किस देश के मध्य सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 28 फरवरी, 10 जनवरी, 28 जनवरी या 10 फरवरी। देखो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले खुद से अटैम्प्ट कीजिए प्रश्न को, उसके बाद फिर हमारा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। इससे आपको ज़्यादा लंबे समय तक प्रश्न को याद रखने में सहायता मिलेगी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और यहाँ पर है 28 फरवरी, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, ठीक है। चलिए विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 फरवरी को मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। देखिए 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 2023 में विश्व हिंदी दिवस की थीम हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वां विश्व हिंदी दिवस था ये, इसको भी ध्यान रखना। वर्ष 2006 से इसको कंटिन्यू मनाया जा रहा है, विश्व हिंदी दिवस को वर्ष 2006 से इसको कंटिन्यू मनाया जा रहा है। और 2023 का जो 12वां विश्व हिंदी दिवस था उसे फिजी देश में सेलिब्रेट किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखना। अब आते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली थी या उसे अपनाया था। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में, ध्यान रखना, आधिकारिक भाषा। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 1953 से 1949 में आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान सभा ने इसको अपनाया था, इसलिए 1953 से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के, ठीक है। और 28 फरवरी हमने अभी आपको बताया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम था इस बार वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, इसको भी आप ध्यान रखना, ओके। तो प्रश्न संख्या 3,
आपको बताना है तेलंगाना राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अगर आपने इंडिया के मैप को स्टडी नहीं किया है तो कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको एक दिन में या 2 दिन में आप इसको रट लोगे। आप 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट दीजिए या 5 ही मिनट दीजिए हर रोज़ इंडिया के मैप को और वर्ल्ड के मैप को। इंडिया के मैप को 5 मिनट दीजिए और वर्ल्ड के मैप को 5 मिनट दीजिए। ऐसे करके उसको स्टडी कीजिए। आप देखोगे बहुत ही जल्दी और परमानेंट आपकी मेमोरी में सारी जो लोकेशन है वो सेट हो जाएंगी। वर्ल्ड के मैप को स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको डिवाइड करो, कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करो। जैसे आज हमें यूएसए पढ़ना है, यानी जो है उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ना है, तो उत्तरी अमेरिका का जो बाहरी पोर्शन है, जैसे कौन सा सागर है, कौन सा द्वीप है, कौन सी जो जनजाति रहती है वहाँ पर, या कौन सी लाइन गुजरती है वहाँ से, ये सारी चीज़ें आप एक एक करके कॉन्टिनेंट वाइड्स आप उनको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार भारत को भी कीजिए। कौन सा स्टेट किस स्टेट के साथ सीमा बनाता है, कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इस तरह से कौन कौन सा देश कौन कौन सा देश है जो भारत के राज्यों से लगता है, उस तरह से आप उसको स्टडी कीजिए। और ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट दीजिए हर रोज़, लेकिन कंटिन्यू रखिए इसको 1 डेढ़ महीने तक। आप देखोगे कि आपका जो मैप वाला सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न फिर गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में आपको बताना है तेलंगाना राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना राज्य 4 राज्यों की सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। आपको पता होगा कि तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था वर्ष 2014 में। 2 जून 2014 में गठन होता है। उस वक्त बना ये 29वां राज्य है। ठीक है, और 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है और ये राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप मैप में देख सकते हो, ये है महाराष्ट्र, ये है छत्तीसगढ़ और ये है कर्नाटक और ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गए 4 राज्य। और वर्तमान में भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हमने यहाँ लिखे हैं, आप देख लीजिए एक बार इनको। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दादर नागर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप बोलोगे जो है दादर नागर हवेली हो गया और एक और था दमन व दीव, वो कहाँ गया। देखो, दमन व दीव दादर नागर हवेली के अंतर्गत ही इसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक न्यूनतम महिला साक्षरता किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, राजस्थान, बिहार या झारखंड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता महिलाओं की सबसे कम है बिहार में, थोड़ी ज़्यादा है राजस्थान में, फिर उससे ज़्यादा झारखंड में। लेकिन सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है केरल में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद गोवा में। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता ओवरऑल देखी जाए तो केरल, मिजोरम और गोवा में ही है। न्यूनतम साक्षरता बिहार, अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान। ये है सबसे कम ओवरऑल है, ये ना कि महिला और पुरुष की, ओवरऑल बता रहा हूँ। ये है केवल महिलाओं की और ये है ओवरऑल। ठीक है, इंडिया की। भारत की कुल साक्षरता 73% है और नगरीय आबादी 31.8%। थोड़ा सा डेटा है बट आप इसे याद जरूर रखिए। ठीक है जी। 6वां प्रश्न है नारकोंडम द्वीप समूह स्थित है। आपको बताना है नारकोंडम द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर या भूमध्य सागर। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये है आपका बंगाल की खाड़ी में। चलिए हम दिखाते हैं आपको कहाँ पर है। देखो, ये हमने लिया है अपने प्यारे से भारत का एक मैप और आप ये देख रहे हो ना, क्या नाम है इसका, नारकोंडम द्वीप समूह। ये रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसके दक्षिण में है बैरन आइलैंड, जहाँ पर है भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी। और नारकोंडम द्वीप जो है बंगाल की अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और यहीं पर है 2 सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त का मतलब होता है जो सोए हुए हैं, यानी कि जो पहले कभी इरप्ट हुए थे बट अभी वो साइलेंट है बिल्कुल। बट बैरन द्वीप जो है इनके दक्षिण में है, जैसे कि ये नीचे वाला दे रखा है ये। ठीक है, बैरन द्वीप दक्षिण में है और उसी पर है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो मैप की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब, आप उसको ज़रूर कीजिए, रोज़ कीजिए मैप को स्टडी। ओके, 7वां प्रश्न है रानीपुर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं
मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ओके, रानीपुर वन्यजीव विहार। देखिए, रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। कहाँ पर है? चित्रकूट जिले में। और उत्तर प्रदेश की ये है लोकेशन, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। और यहाँ पर है रानीपुर वन्यजीव विहार जो एरो लगा हुआ है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के जैसे वखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में और किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। आप इनको भी एक दो बार पढ़ लीजिए। देखिए, पीडीएफ आप इसकी निकलवा लीजिए। आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके बाद रिवीजन करना हो तो, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। फिर 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन या कौन कौन मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के समर्थक थे? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही हैं। यानी कि एनी बेसेंट और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के अधिनियम का समर्थन किया था, ठीक है जी। देखो, 1919 का जो अधिनियम था उसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। एडविन मॉन्टेग्यू जो कि उस समय के भारत सचिव थे और लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो उस समय के भारत के वायसराय थे, इन दोनों के नाम पर ही इस अधिनियम का नाम पड़ा। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा और जबकि उग्रवादियों ने इसको भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। 1919 के अधिनियम के सुधारों को लेकर ही कांग्रेस में होता है दूसरा विभाजन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कांग्रेस में पहला विभाजन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ठीक है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। देखो, 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी थी, जो कि वर्ष 1935 के अधिनियम में इसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम ने यानी 1919 के अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। आपको पता होगा वर्ष 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसको 1935 के अधिनियम में जो है आधिकारिकता प्रदान कर दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा। इसमें आपको बताना है सहायक संधि के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य किस गवर्नर जनरल ने किया था, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस या कर्जन। देखिए, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ये भारतीय हैं, ठीक है। तो सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने वाला कौन था इनमें से? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया उसने। वेलेस्ली ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और हैदराबाद ऐसा पहला स्टेट बना जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया और ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया, ठीक है। तो ये वेलेस्ली के कुछ कार्य थे इंपॉर्टेंट। उसके बाद डलहौजी को देख लेते हैं। डलहौजी का एक बहुत ही व्यापक का सिद्धांत जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, जिसके माध्यम से उसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, जो रियासतें थीं उनको हड़पना शुरू किया। ऐसा पहला राज्य था वो सतारा था, जिसको डलहौजी ने व्यापक के सिद्धांत के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। और कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। डलहौजी के समय में ही रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, संताल विद्रोह जो कि 1856 में हुआ और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी के समय में होती है, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना भी, ठीक है। कॉर्नवालिस के समय में क्या क्या हुआ था? देखो, कॉर्नवालिस को माना जाता है भारतीय नागरिक सेवा का जनक, ठीक है। 1793 का स्थायी भूमि बंदोबस्त बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी के समय में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1790 से 1792 तक, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, पुलिस आयोग का गठन होता है, बंगाल का विभाजन होता है 1905 में कर्जन के समय में ही, एक सिंचाई आयोग की स्थापना होती है और रेलवे बोर्ड का गठन भी होता है लॉर्ड कर्जन के समय में ही, ठीक है। तो ये वेलेस्ली, डलहौजी, कॉर्नवालिस और लॉर्ड कर्जन, इन चारों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। 10वां प्रश्न है, एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? देखो, ये प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया है। उसमें ये पूछा गया था, 2018 के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछा गया था कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा होगा, 2018 में पूछा था,
ठीक है। और हमने वही प्रश्न पूछ लिया कि 2022 में एशियाई खेल की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई, और इस प्रश्न का उत्तर है चाइना। उस समय भी चाइना था, आज भी चाइना है, ठीक है। यानी 2022 की जो एशियाई खेल हुए हैं उसकी मेज़बानी की है चाइना ने। चाइना के शहर हांगझाऊ में इन खेलों का आयोजन किया गया। चाइना के शहर हांगझाऊ में इन खेलों का यानी एशियाई खेलों का आयोजन किया गया, और ये एशियाई खेल थे 19वें, और वर्ष 2026 में होगा जापान में। वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेल होंगे जापान में, इसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। और 11वां प्रश्न है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था? चलिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। अब आप बताइए, चार्ल्स डार्विन या लेमार्क? देखो, सबसे पहले जो समझाया था वो लेमार्क ने समझाया। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है लेमार्क, ठीक है। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लेमार्क ने प्रस्तुत किया। वर्ष 1809 में उनकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है फिलोसॉफी जूलॉजिक, जिसमें कि उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत उन्होंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। देखो, लेमार्क का विकासवाद, जिसे हम लेमार्कवाद भी कहते हैं, उसमें वातावरण के परिवर्तन के कारण जीव की उत्पत्ति हुई, ऐसा बताया है। अंगों का व्यवहार अव्यवहार, जीवन काल में अर्जित गुणों का जीवों द्वारा अपनी संतति में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जीन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस मत को और डार्विन के मत में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि ये चीज़ जो है जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब डार्विन ने भी बताया है और लेमार्क ने भी बताया, बट इनमें थोड़ा सा अंतर ये है कि डार्विन जो है प्रकृति वर्ण के सिद्धांत का अभाव है। जो डार्विन जो है वो मानते हैं कि प्राकृतिक जो वर्ण होता है उसको नहीं मानते, लेकिन लेमार्क बोलते हैं जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, वातावरण, उस पर ज़्यादा फोकस है इनका, बट डार्विन का नहीं है उतना फोकस, ठीक है। चलिए, 12वां प्रश्न है, आपको बताना है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। देखो, हालांकि मानव शरीर का जो ताप होता है उसको कंट्रोल करता है मस्तिष्क, बट मस्तिष्क हमारे ऑप्शंस में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज़ द राइट आंसर, फेफड़े। असल में मानव शरीर का तापमान हमारा मस्तिष्क यानी हाइपोथैलेमस करता है कंट्रोल, लेकिन प्रश्न के अनुसार उत्तर होगा फेफड़े। फेफड़े एक प्रमुख श्वसन अंग है जो शरीर का ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वहीं दूसरी ओर जल वाष्प और गैस का शरीर में से बाहर निकलना होता है, ठीक है, जिसके कारण शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। ओके, चलिए 13वां प्रश्न है। देखो, 13, 14, 15 और 16 ये प्रश्न हमने लिए हैं करंट अफेयर के। हमारे प्रैक्टिस सेट में एटलीस्ट मिनिमम जो है 3 या 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको मिलेंगे ही, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? आदर्श कुमार गोयल? जी नहीं, आदर्श कुमार गोयल तो एनजीटी के अध्यक्ष हैं। रामचंद्र पेट्रोल? ये भी नहीं। देखो, रामचंद्र पेट्रोल जो है ना वो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, इनको भी आप ध्यान रखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार यादव NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ट्रांसजेंडर कानून पारित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऐसा है इसमें कि उस देश के जो 16 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ऐसा कानून उन्होंने पास किया है। तो ऐसा करने वाला है ये स्पेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी स्पेन ट्रांसजेंडर कानून पारित करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। ओके, 15वां प्रश्न है, आपको बताना है भारत के किस IIT ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है? आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप करने वाला कौन सा IIT है? IIT खड़गपुर, कानपुर, मद्रास या मुंबई? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। IIT कानपुर ने डेवलप किया है जो है कृत्रिम हृदय को। ओके, 16वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, आपको बताना है डैश एक देश का नाम है जिसने अपनी जो करेंसी है कूनो उसको छोड़ दिया है और यूरोपियन करेंसी जो है यूरो को अपना लिया है, और ऐसा करने वाला वह 20वां देश बना है। यानी कि यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है जिसने अपनी करेंसी कूनो को छोड़ दिया है और उसने यूरो को अपना लिया है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला है क्रोएशिया। क्रोएशिया ने यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा है यूरो उसको अपना लिया है और 20वां देश बन चुका है ऐसा करने वाला। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, और शेयर तो कर ही दीजिए एक बार। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।